गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काइंडनेस एड फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसके क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्याज में लाल रंग किस वजह से होता है? इसका सही आंसर है एंथोसाइनिन। दोस्तों, अगर प्याज की ही बात कर लेते हैं कि अगर प्याज का लाल रंग आप लोग जान गए एंथोसाइनिन की वजह से, जो प्याज में गंध होती है वो एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फेट की वजह से होती है। और कभी कभी आप देखे होंगे प्याज का रंग सफ़ेद होता है, और रियल में जो प्याज का अंदर वाला पोर्शन होता है, जो गूदा होता है, वो भी सफ़ेद होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो दोस्तों जैंथोनिन की वजह से होता है सर। और जो इसमें कैप्सेथीन है, ये क्या है? जो मिर्च का लाल रंग होता है, ये कैप्सेथीन की वजह से होता है। और दोस्तों, मिर्च का एक तीखापन भी होता है, ये किस वजह से होता है? ये कैप्सेसिन की वजह से होता है। इन दोनों को कैसे याद रखेंगे? कंफ्यूजन हो जाता है कैप्सेथीन और कैप्सेसिन। जब आप तीखा मर्चा खाएंगे तो बहुत तीखा लगेगा। तीखा होने की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आप जो सामने का जो दृश्य है, जो सीन है, आप उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए तीखा होने की वजह से मैं सामने वाले दृश्य को देख नहीं पाया, सीन को देख नहीं पाया। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कैप्सेसिन तीखापन और लाल कैप्सेथीन। दोस्तों, यहाँ पर लाल रंग की बात हो रही है, तो आइए जान ही लेते हैं कि लाल रंग कई चीज़ों के होते हैं, जो इसके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे गाजर हो गया, प्याज हो गया, सेब हो गया, इन सभी का रंग लाल ही होता है। तो इन सभी का रंग लाल होता है, किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? ये एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है, ये इन सभी का। और बाकी लाल रंग जान लिए, मिर्च का लाल रंग उसकी वजह से होता है। और एक आता है ज़्यादा क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। दोस्तों, आप इसमें ये देख रहे होंगे, गाजर का एक नारंगी रंग भी होता है। वो किसकी वजह से होता है? तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन की वजह से होता है। दोस्तों, ये तो हुई लाल रंग की बात। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं पीला रंग की बात, जिसका क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो पीला रंग की बात करते हैं। अब पीला रंग किस किस का होता है? आम हो गया, आम जो पक जाता है, दूध हो गया, तेल हो गया, इन सभी का पीला रंग ये कैरोटीन की वजह से होता है। और आपको ये बता दूं, जो दूध होता है, दूध का एक सफ़ेद रंग भी होता है। वो किसकी वजह से होता है? केसिनोजेन की वजह से होता है। इसे याद रखने के लिए किसान को रिलेट कर दीजिए सफ़ेद से। किसान लोग ही दूध का उत्पादन करते हैं। और दोस्तों, पीला और किसी चीज़ का होता है? हल्दी। हल्दी का पीला रंग की बात करते हैं तो ये कुकरमीन होता है। और दोस्तों, एक पपीता होता है, पपीता की बात कर लेते हैं तो ये करी का
जैंथीन की वजह से होता है। इसे याद करने के लिए, जो पपीता होता है जब कच्चा होता है, जब उसे खाते हैं तो करी के जैसा आवाज़ करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर लाल के बारे में दिया था और हम लोग लाल और पीला दोनों की बात कर लिए, जो जनरली हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो सबसे पहले स्थलरुद्ध की बात करते हैं। ये क्या होता है? स्थल मीन्स स्थल होता है, रुद्ध मतलब घिरा हुआ होता है, मतलब स्थल से घिरा हुआ चीज। अगर यहाँ पर देश है तो देश हो जाएगा, राज्य है तो राज्य हो जाएगा। तीन चीज मैं आपको यहीं में बताना चाहूंगा। एक होता है स्थलरुद्ध, एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है द्वीप। ये क्या होता है? स्थल से घिरा हुआ होता है। जैसे ये कोई जगह हो गया कि चारों तरफ स्थल से ही घिरा हो, चारों तरफ स्थल से ही घिरा हो। प्रायद्वीप जो होता है ये तीन तरफ से स्थल और एक तरफ से स्थल और तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। और जो द्वीप होता है ये पूरा का पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो समझ गए? तो दक्षिण अमेरिका जो प्रायद्वीप है उसमें स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो दो पाए जाते हैं, एक पराग्वे और एक बोलिविया। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या है? दोनों है। तो दोस्तों हम यहाँ लोग स्थलरुद्ध की बात कर रहे हैं, तो आइए स्थलरुद्ध से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला ये है कि पूरे महाद्वीप में जो प्रमुख महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप जो हैं, उसमें उत्तर अमेरिका उसमें उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है, कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। और टोटल विश्व में कितने स्थलरुद्ध देश हैं? 47 टोटल विश्व में स्थलरुद्ध देश। अब ये तो स्थलरुद्ध देश की बात हुई, स्थलरुद्ध देश की बात हुई। यहाँ पर पराग्वे और बोलिविया की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब आप मैप देखेंगे तो इसका मैप कुछ ऐसा होता है। दोस्त यहाँ पर आप एक देश देखेंगे, ये पेरू हुआ। फिर यहाँ पर एक दोस्त ऐसे ही आप देखेंगे तो ये चिली हुआ। अब यही इन दोनों से सटा हुआ आपका बोलिविया है। क्या है? बोलिविया है। और इससे सटा हुआ आपका पराग्वे है। अब मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी जो राजधानी है लोपाज है या लापाज है, जो भी पढ़िए आप लोग। अब इसकी खास बात क्या है? ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दोस्तों ये जो पेरू और बोलिविया का बॉर्डर है, ये यहाँ पर एक झील पाई जाती है, इसका नाम है टीटीकाका झील, जो कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और ये चिली रही। अब चिली में एक अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है,
कामा मरुस्थल पाया जाता है, जो कि विश्व में सबसे अधिक सूखा मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्थल रुद्ध देश की बात कर लिए, हम लोग यहीं पर जो क्वेश्चन आता है स्थल रुद्ध राज्य की बात, यानी कि हमारे ये तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में बातचीत हुई, हम लोग यहाँ राज्य की बात कर लेते हैं, उसका भी क्वेश्चन आता है। अगर हमारे भारत में कितने स्थल रुद्ध राज्य हैं? टोटल 6 स्थल रुद्ध राज्य है। कौन कौन सा? मैं आपको नाम गिना रहा हूँ दोस्तों, ये आप सोचिए कि मैं मैप ही बना रहा हूँ। ये हुआ एमपी हुआ, और ये छत्तीसगढ़ हुआ, और यहाँ पर ये आपका झारखंड हुआ, और यहीं इससे सटा हुआ, इन दोनों से सटा हुआ है। अब मैप तो उतना बना नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है? ये आपका मैं नाम दे रहा हूँ, ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, और ये एमपी है। और क्या बचा? और यहाँ पर ये दिल्ली हो गया, और ये हरियाणा। दोस्तों ये बात हो गई स्थल रुद्ध देश की और राज्य की भी हो गई। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर बात ये आती है कि किस वजह से एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, कहा जाता है। तो आप लोग पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश की मिसाइल आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ये पांचों क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके निर्माण में इनका अहम योगदान था। और जो लॉन्च व्हीकल होता है, जिसकी सहायता से सैटेलाइट्स को, मिसाइल को दागा जाता है या छोड़ा जाता है, इसका निर्माण यही किए थे। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सब है क्या। तो इसे याद रखने के लिए आप ये पटना के नाम से याद रख लीजिए। तो ये हुआ एक पृथ्वी, फिर अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो ये जो दोनों हैं, पृथ्वी और अग्नि, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान दीजिए। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और जो ये त्रिशूल और ये आकाश है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब एक बचा ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और दोस्तों ये और कौन काम किए थे? लॉन्च व्हीकल, जैसे एग्जाम्पल क्या किए थे? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का निर्माण करने में अहम योगदान था। इस वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। जो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन की बात करते हैं। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो गए, और तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन होगा? ये टेसी थॉमस। ऐसे ही आप लोग ये जानते हैं रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ये के सिवान है। ऐसे ही रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, दोस्तों ये पूछता है ये रीतु करीधाल। और ऐसे ही दो और है, जैसे एक सन मैन ऑफ इंडिया, सोलर मैन ऑफ इंडिया। सोलर मैन ऑफ इंडिया ये हैं चेतन सोलंकी। ऐसे ही मून मैन ऑफ इंडिया,
मून मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम है मील स्वामी अन्नादुरई। अन्नादुरई आप लोग लिख लीजिएगा, अन्नादुरई। तो दोस्तों ये सारे मैन ऑफ इंडिया जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कंप्लीट हो गया, और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सार्क संगठन के 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अंतिम सदस्य के रूप में कौन जुड़ा था? चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव। दोस्तों इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। आपको ये याद रखना है, ये कब जुड़ा था? ये 2007 में जुड़ा था अंतिम सदस्य के रूप में। तो मतलब कौन से नंबर पर? सार्क में टोटल 8 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर तो मिल गया। हम लोग यहाँ पर सार्क संगठन की बात कर लेते हैं। सार्क संगठन की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहले साउथ एशियन, जो दक्षिण एशिया होता है उसके बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में क्षेत्रीय सहयोग कोऑपरेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए मुख्यालय की बात कर लेते हैं पहले। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नहीं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय काठमांडू, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में है। और जो मैं बताया ढाका, ये किस लिए मुंह से निकल गया? ये बांग्लादेश की राजधानी है जो, ये यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था। इसमें कितने मेंबर हैं ये आप लोग जान गए, 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। अब हम लोगों को और इसमें क्या जानना है, इसमें कितने कंट्री हैं? कंट्रियों का नाम तो जानना है, 8 कंट्री तो जान गए, इसका नाम भी जान लेते हैं कि कौन से कितने कंट्री हैं। तो कंट्री जानने के लिए मैं डायरेक्ट नाम ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप ये देखिए, चलिए डायरेक्ट नाम ही लिख दे रहा हूँ मैं, काफ़ी समय होता चला जा रहा है। इंडिया तो है ही, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन नहीं है, चीन और म्यांमार नहीं है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। दोस्तों अभी तक जो मैं नाम लिखा ये अपने पड़ोसी देश भी हैं। पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। ये सभी जो बाकी लिखा हूँ ये सभी पड़ोसी देश हैं। और साथ में किसका नाम नहीं लिखा? चीन का नाम नहीं लिखा और म्यांमार का नाम नहीं लिखा। उन दोनों को हटाकर 2 अलग ले लिया। कौन सा मैं ले लिया? एक श्रीलंका को ले लिया और एक मालदीव को ले लिया। ये हमारे हुए 8 कंट्री। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग ये बोले कि सार्क में अंतिम सदस्य कब मिला, कब उसमें जुड़ा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है ब्रिक्स में। ब्रिक्स में सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, सबसे लास्ट में। ये कब जुड़ा था? क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये 2010 में जुड़ा था। ऐसे ही जो संघाई है, SCO है, उसमें सबसे लास्ट में, इसमें भी लास्ट में यानी कि इसमें भी टोटल 8 कंट्री हैं। इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान एक साथ इसमें ज्वाइन किए थे। तो 2007 में सार्क हो गया, 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा और 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO में जुड़े हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबरिंग तो कम आ रहे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में आए हुए हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रंजीत सिंह बांध किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों ये जो रंजीत सिंह बांध है इसे थीन बांध भी बोलते हैं, इसे थीन बांध भी बोलते हैं। और ये किस नदी पर बनाई गई है? ये रावी नदी पर बनाई गई है। इसका सही आंसर है रावी नदी पर। अब देखिए दोस्तों, जो इसके ऑप्शन है रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी, ये सारे बिल्कुल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में है। तो आइए क्यों ना हम लोग जो बांध है उन सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं जिससे मेरा पूरा हो जाए। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ये सिंधु नदी है और ये चिनाब नदी है और ये झेलम नदी है और ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, मैं थोड़ा दूर दूर से लिखूँ तो सही रहेगा। ये सतलज नदी है, ये ब्यास नदी है और ये रावी नदी है। सतलज हो गया, ब्यास हो गया और ये चिनाब। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और, ये रावी नदी, ये रावी नदी हो गया और ये चिनाब नदी हो गया और ये झेलम नदी हो गया और जो सबसे ऊपर है यहाँ मैं सिंधु नदी लिख दे रहा हूँ। मैं इसलिए ये लिखवा दिया जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो इसमें कौन कौन सा है। अब देखिए सतलज नदी देख रहे हैं कि ये है, यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है, यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है। और जो ब्यास नदी है ये वाला, यहाँ पर पोंग बांध, पोंग बांध जिसे महाराणा प्रताप बांध भी बोला जाता है, पोंग बांध महाराणा प्रताप डैम भी बोला जाता है। ये रावी, ये आप जान गए क्वेश्चन में, जिसमें थीन बांध या रंजीत सिंह बांध है। ये चिनाब, इसे याद रखने के लिए ये चीन हुआ, चीन बगल में है और वो हमेशा दुलत्ती मारता रहता है। लोग परेशान हो गए हैं, उससे एकदम पक गए हैं और इसलिए उस पर लगाम लगाना चाहते हैं, यानी ताला लगाना चाहते हैं। इन सभी से चीन बगल में है, बगलिहार, और हमेशा दुलत्ती मारता रहता है कुत्ते की तरह। दुल हस्ती परियोजना जो है, बगलिहार डैम हो गया, दुलहस्ती परियोजना हो गया, साथ में एक रताले परियोजना हो गया और पाकल परियोजना हो गया। ये सभी इसी पर है। बगलिहार ये डैम है, बाकी दुलहस्ती, रताले, पाकल परियोजना ये पाकल परियोजना है। तो और झेलम में तुलबुल और उरी परियोजना इसी पर है। और यहाँ पर कौन सा, निम्मो जांगबो बांध। दोस्तों इसे आप लोग कई बार ट्राई करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं हमें, फिर आप लोग हमेशा ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? 1971, 1981, 1974, 1997। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे जो तथ्य जुड़े हैं वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये 1997।
क्यों विश्व आर्द्र भूमि दिवस इस टाइम मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था और रामसर सम्मेलन के 16वें वर्ष के अवसर पर विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर रामसर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र भूमि, आर्द्र मीन्स आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो, जो प्लेस हमेशा लगभग पानी से डूबा रहता है या नमी उसमें बनी रहती है साल भर, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि। तो इसमें रामसर सम्मेलन की इसी में बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें क्वेश्चन जो हमेशा आता रहता है। ये सारी जो ऑप्शन है काफ़ी सोच समझ कर ही मैंने इसमें ऑप्शन दिए हैं। रामसर सम्मेलन ये कब होता है? ये 2 फरवरी 1971 को होता है। कहाँ पर होता है? दोस्तों आपको बताया कि जहाँ पर पानी हमेशा मौजूद हो। दोस्तों ये कैस्पियन सागर है, ये यूरोप में पड़ता है, कैस्पियन सागर। यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर क्या है? ईरान है। वैसे इसके चारों तरफ 5 देश हैं। यहाँ ईरान है, यहाँ पर अजरबैजान है और यहाँ पर सबसे ऊपर कजाकिस्तान है और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पर रसिया है। तो उसकी बात छोड़ते हैं, हम लोग ईरान की बात आते हैं। ईरान में इसके तट पर, कैस्पियन सागर के तट पर एक रामसर जगह है, यहीं पर सम्मेलन हुआ था। यहीं पर सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर जगह पर। दोस्तों अब हम लोग अगर इसी में ये बात करें कि विश्व में सबसे पहला किसे रामसर साइट्स घोषित किया गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के काउबर्ग प्रायद्वीप को सबसे पहले घोषित किया गया था। सबसे पहले, वो भी कब? जो तीसरा ऑप्शन है 1974 को घोषित किया गया था। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं पूरे विश्व की अगर बात किया जाए? रामसर स्थल ये ब्रिटेन में है। और टोटल ब्रिटेन में कितने हैं टोटल? ये 175। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी इंडिया की। इंडिया में इसका क्या खास बात है जो हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं? भारत में सबसे पहला जो रामसर साइट्स घोषित किया गया था ये 2 थे और ये 1 अक्टूबर 1981 को ही दोनों किए गए थे। एक पहला है चिल्का झील और दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क जो कि ये राजस्थान में है। ये दोनों एक साथ ही रामसर साइट्स घोषित किए गए थे। अक्सर क्वेश्चन आता है चिल्का झील ही, एक साथ दोनों नहीं आता है। कब हुआ था ये? 1 अक्टूबर 1981। अब इसी में ये भी बात कर लेते हैं टोटल भारत में कितने साइट्स हैं। भारत में टोटल 42 रामसर साइट हैं और प्रेजेंट टाइम में सबसे नवीनतम कौन सा है? ये लद्दाख का त्सोकर झील है। अगर दोस्तों अगर अपने राज्य की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूपी में है, 8। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में राज्य भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर लिया गया और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हम लोग यहाँ पर 1971 भी जान गए,
1971 में क्या हुआ था, इसके सम्मेलन हुआ था। 1981 में ये हमारे देश का केवलादेव और चिल्का झील को पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। और 1974 में पूरे विश्व में जो सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया गया था ऑस्ट्रेलिया की काउबर्ग प्रायद्वीप का, और 1997 से ही मनाया जाना स्टार्ट हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन, गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर है असम। असम में ही गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इन्हें गोपी बारदुलाई को ही आधुनिक असम का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक असम का जनक बोलिए या निर्माता बोलिए, इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो क्यों न हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्राफ के हेल्प से अगर ये चीज़ें याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ग्राफ में उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि बन जाए तो सही है, क्योंकि इन सब चीज़ों के माध्यम से याद करने में बहुत ही आसानी होती है। आप भी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी हम लोगों को ये आप लोगों को ये याद हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अब इसके बारे में सबसे पहले कुछ बता रहे हैं जिससे आप लोग को याद करने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर पंजाब, ये अमृतसर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसका नाम नहीं लिखूंगा मैं। ये अमृतसर हुआ, यहीं पर हिंट के लिए मैं लिख दे रहा हूँ मैं, ये अमृतसर हुआ, ये दिल्ली हुआ। जरा देखिए ऐसे ही होता है। दिल्ली के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लखनऊ है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बनारस पड़ता है यूपी में। अब यहाँ पर बंगाल में आ जाइए, बंगाल में क्या, कोलकाता। दोस्तों यहीं पर उड़ीसा में आ जाइए, ये उड़ीसा हुआ। और फिर उसके बाद यहीं तेलंगाना आ जाइए, ये क्या है, तेलंगाना स्टेट है। फिर अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये। दोस्तों यहाँ पर जो ये अमृतसर है, यहाँ पर रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लखनऊ में याद नहीं आ रहा इस टाइम, आप लोग बताइएगा। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और लखनऊ का याद आ गया, ये चौधरी चरण सिंह हैं। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता में सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और साथ में ही बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हैं हर एक क्वेश्चन में। ये उड़ीसा नवीन पटनायक के नाम से याद रखिए, ये बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और तेलंगाना में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये इस ऐसे याद किया। और एक यहीं पर दोस्तों असम में, असम के गुवाहाटी में ये तो आपको याद ही हो गया, गोपी बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ से याद करते हैं, ये गुजरात हुआ, और ये महाराष्ट्र हुआ,
ये गोवा हुआ और ये कर्नाटक हुआ। महाराष्ट्र के अहमदाबाद, अरे गुजरात के अहमदाबाद में यहाँ पर महाराष्ट्र के यहाँ महाराष्ट्र में ये भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और यहाँ पर ये गोवा है, ये गोवा है। अब महाराष्ट्र में एक और है, महाराष्ट्र में शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा की बात करते हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। डेवोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कर्नाटक, कर्नाटक में केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। दोस्तों यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। तो और एक यहाँ पर अहिल्या देवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एमपी में अहिल्या देवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। तो इसका सही आंसर है असम, गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर है हिमाद्री, ये उत्तरी ध्रुव में है। और दोस्तों अगर ऐसे उत्तरी ध्रुव दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो ये उत्तरी ध्रुव हुआ यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र है और यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र है। तो उत्तरी ध्रुव में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो उत्तर में है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हैं, ये तीनों की तीनों अंटार्कटिका क्षेत्र में यानी दक्षिण में क्षेत्र हैं। ये पहला है जो कि अब ये काम नहीं कर रहा है, बर्फ से दब गया है। और ये दूसरा है और ये तीसरा है भारतीय, और ये दोनों इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ये काम कर रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ये चारों ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा क्लास चल गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।